हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 34 और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण 40 सवाल। ठीक है, पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण 40 सवाल तो पूरा देखना है, शुरू से अंत तक आपको बने रहना है और जो भी इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। अब देखिए एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा, मात्र एक सप्ताह 10 दिन आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लीजिए। एनसीईआरटी आप 10 दिन बचा है, 8 दिन बचा है, जो भी है तो इसी में आपको ये रिवीजन भी आपको एनसीईआरटी जो आपको लिए हैं, जो लोग नहीं लिए हैं तो लेकर के 6 से लेकर के 10 क्लास तक रिवीजन कर लीजिए। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, ज़्यादा आप नया कुछ मत पढ़िएगा, है ना। जो पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी या फिर जो भी आप पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसके अलावा देखिए हमारा जो क्लास है अभी 7 बजे से भी एक क्लास चलती है ना। तो 7 बजे वाली भी क्लास आप लोग कर लीजिए। उसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस भी करवाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा सहूलियत होगा, है ना। वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जीके तो जीके है ना, जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज है ना। हिस्ट्री तो वहाँ भी करवा रहे हैं हम, आपका प्राचीन भारत से लेकर के आपका मेडावल तक लगभग करवा रहे हैं, अभी मेडावल में आ गए हैं। ठीक है, तो 7 बजे वाली भी क्लास आप लोग कर लिया कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसमें पॉलिटी भी हो रहा है, ज्योग्राफी भी हो रहा है, साइंस भी चल रहा है। महत्वपूर्ण जो जो टॉपिक है जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में आपका, ठीक है, सक्षमता के लिए, है ना। तो आज देखिए सामाजिक विज्ञान हम लेकर के आए हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे चलती है। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का टेस्ट। और आप लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। आज का देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है। ये सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये किस संस्था में की गई है। तो वो संस्था है दोस्तों आपका कौन सा। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज की संस्थाएं, या एक से अधिक, या एक से कोई नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। देखिए महिला के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों वो पंचायती राज में की गई है। ठीक है, किस में की गई है, पंचायती राज में की गई है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कितने अनुच्छेद में व्यवस्था की गई दोस्तों, तो अनुच्छेद 243 का डी, ठीक है, अनुच्छेद जो 243 का डी है, इसके तहत दोस्तों महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, देखिए बहुत सारे राज्यों में 50% भी आरक्षण की व्यवस्था है ना। जैसे कि आपका बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ भी 50% महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का वो प्रथम राज्य कौन है जिन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले किया था। तो वो दोस्तों अपना बिहार ही था जो सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था 50% महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान में रखना है ना। अनुच्छेद कितने में है, 243 के डी में है। अगला प्रश्न है आपका कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, हाँ ना। जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों ये कब जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में, हमारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आपको 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, और उसी समय इस शब्द को आपको जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है बताइए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है और कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन सा गलत हमसे पूछ रहा था, तो ये वाला तो आपको बिल्कुल सही है। कह रहा है कि राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। क्या राज्य का कोई धर्म होता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, है ना। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, इसलिए तो कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। सभी को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। ये भी आपका सही है। जो गलत है वो हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है ना। धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 113 कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया।
देखिए स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों यूरोपीय कंट्री है आपका, बहुत ही विकसित कंट्री है ना। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? 1951, 61, 71 या क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में प्राप्त हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना है, स्विट्जरलैंड में 1971 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में महिलाओं को आपको कब दिया गया? आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान दोस्तों सही बयान कौन सा है ना, सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन दिया गया है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। क्या ऐसा है कि बड़े देश में ही केवल आपको सामाजिक विभेद होगा? नहीं, छोटे छोटे देश में भी होता है, बड़े में भी होता है। ठीक है, कौन सा बयान यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी है कि सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी बिल्कुल गलत बात है ना, ये भी गलत है, क्योंकि सामाजिक विभेद का राजनीति पर तो प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है। सी नंबर यहाँ से ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए एग्जाम हॉल में ना आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों अगर इसी अनुसार से इस बार भी अगर पूछा गया 5 ऑप्शन के तहत तो थोड़ा सा तो गड़बड़ हो ही जाता है ना, क्योंकि एक से अधिक और एक से कोई नहीं है ना, तो इसमें आदमी चकरा जाते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो आप तीनों ये चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा और तब जाकर के टिक करना है। एक ऑप्शन को पढ़ के आप यहाँ पर टिक नहीं करिएगा, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक से अधिक, इसीलिए आपको चारों यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? देखिए रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे वो थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, है ना, मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है दोस्तों। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, मार्टिन लूथर किंग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो 1968 में इसकी हत्या, मार्टिन लूथर किंग, ओहो सॉरी, देखिए मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की गांधी नहीं कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों आपको अमेरिका की गांधी कहते हैं ना। ये देखिए गड़बड़ हो गया, दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसको कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसे कहते हैं, है ना, मैं आपको बता दूंगा, मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं दोस्तों। सॉरी, आप लोग सही कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका दोस्तों, दक्षिण बार बार दक्षिण क्यों आ रहा है ना, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के मतलब गांधी कहा जाता है दोस्तों इनको, मार्टिन लूथर किंग को। और मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी आपका 1968 ईस्वी में, है ना। अब सवाल ये उठता है कि रंग भेद की जो नीति हुई थी दोस्तों, ये नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग, है ना। और रंग भेद की नीति सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं? नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो जाएगा दोस्तों आपका, दक्षिण अफ्रीका की गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, है ना, नेल्सन मंडेला दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये आपको गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 16 नंबर सवाल है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करता है कौन, उसे क्या कहते हैं? देखिए संसदीय समिति जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों उनका लेखा जोखा करता है ना, परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपको लोक लेखा समिति, है ना, उसको क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति ही कहा जाता है ना। लोक लेखा समिति भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा करता है, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, और इसमें 22 सदस्य जो होते हैं दोस्तों, ये 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और आपका 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाता है आपका? 22 हो जाता है आपका, ठीक है, याद रखना है, टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। और लोक लेखा जो समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, तब ना पता चलेगा कि सही काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है, इसीलिए इसके विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है ये भाग 5 में वर्णन किया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग 5 में
अनुच्छेद अगर कहे दोस्तों तो 148 में, है ना। अनुच्छेद कितने में है? 148 में इसका वर्णन किया गया है ना। इसी को आप CAG भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपका, ठीक है, CAG भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका। प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए, मतलब कि कितने सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए लोकसभा के चलने के लिए। तो 1/10 कोरम याद रखिएगा। कोरम जैसे ही पूछे तो आपको 1/10 टिक करना है ना। यानी कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का दोस्तों 1/10 भाग होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या अभी कितना है लोकसभा का? तो 545 है। तो 545 का दोस्तों 1/10 जितना आएगा इतना ही लोग का कम से कम उपस्थिति होना चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक हो सकती है। ये आपको यहाँ से याद रखना है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए। संसदात्मक तथा ये स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है भाई साहब? इसका आधार क्या है बताइएगा। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपको उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों का जो वर्गीकरण का जो आधार होता है दोस्तों, वो विधायिका और कार्यपालिका संबंध होता है आपका, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका का संबंध होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये कहाँ की देन है? तो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन की देन है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखना है ना। लोकसभा के प्रति जो होता है, लोकसभा जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? बताइए। कौटिल्य जो है ना, इसी को विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं, है ना, चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है ना, इसमें राजनीति से संबंधित बातें कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यही कौटिल्य के सहयोग से ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को ध्वस्त करके क्या किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना किए थे आपका, ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न है कि भारतीय राज्य संघ क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? बताइए। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बता रहा है आपको। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका दैनिक प्रशासन कह रहा है कि किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराज्यपाल के द्वारा ये सारा प्रशासन वाला काम होता है आपका संघ शासित क्षेत्र में आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और अभी देखिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको भारत में दोस्तों? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 के केंद्र शासित प्रदेश का आप नाम याद रखिएगा। देखिए कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अपवाद में है ना, वो अपवाद में है आपका, जहां पर मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। जैसे कि आपका दिल्ली है, पुदुचेरी है, ठीक है। तो वो कुछ अपवाद में जहां मुख्यमंत्री भी होते हैं। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है, सारा जो कार्य होता है वो उपराज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121 नंबर कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? देखिए ये वाला जो मामला है अब इसको समाप्त कर दिया गया है ऐसे, है ना, कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है ना। अगर पहले देखिएगा तो पहले इसको 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था दोस्तों, है ना। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। 500 टोटल जो लोकसभा में सीट कितना है? तो 545 है। 545 में दोस्तों 543 पर क्या होता था? तो निर्वाचन होता था, मतलब चुनाव होता था, और 2 सीट पर क्या होता था? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ये यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर है 122 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत
की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, आपको याद है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो संविधान सभा के सीधा यहाँ पर अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाता आपका दोस्तों, ठीक है। और 13 अगस्त को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति वर्ष होता है, या प्रति 4 वर्ष पे होता है, या प्रति 3 वर्ष पे होता है ना। तो राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं ये कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक दोस्तों 2 वर्ष पे होते हैं। और 2 वर्ष देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष, है ना, याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे चुन करके आते हैं आपका। ये चीज आप यहां से याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका। हाँ, एक चीज बताइएगा कि आप हम लोग को कि संसद जो है ये अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है, ठीक है। संसद का अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है? याद रखना है 79 में, ठीक है। और राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। तो 79, 80, 81 याद रखना है। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। और संसद किससे मिलकर के बनता है दोस्तों? तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनता है आपका संसद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये महिला थी आपको श्रीलंका की, ठीक है ना। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, श्रीमाओ भंडार नाइके। कहाँ गया भाई? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नहीं दिया गया है तो श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों, श्रीमाओ भंडार नाइके, है ना। श्रीलंका की ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये जो मुख्यमंत्री बनी थी 1960 में बनी थी आपका वहां की मुख्यमंत्री दोस्तों आपका। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए ये भी आप यहां से ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, है ना। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, 1917 में अध्यक्षता की थी आपका। और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, तब सरोजिनी नायडू हो जाता आपका, 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी कांग्रेस की आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 125 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ये कथन किसका है, ये सिद्धांत किसका है दोस्तों, ये बताना है आपका। निरंकुश राजतंत्र का है, या संवैधानिक सरकार का है, या फिर अलिखित संविधान का है? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए दोस्तों, ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? निरंकुश का नहीं होगा, अलिखित का नहीं होगा, संवैधानिक सरकार का क्या है ये आपका एक सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो लिखित एक अलिखित, है ना। लेकिन जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भारत का। लेकिन अगर पूछे कि अलिखित संविधान किस देश का है तो हो जाएगा ब्रिटेन का, है ना। ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वो सारे चीज वहां पर मौखिक है ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका का भी दोनों प्रकार का है, वहां पर भी लिखित है और अलिखित दोनों है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है ये आपको बताना है ना। तो प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है दोस्तों धन विधेयकों की, धन विधेयक को आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष आपका, ठीक है ना। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है ना। यानी कि लोकसभा को धन विधेयक पर क्या होता है? पूरा अधिकार होता है
है ना। धन विधेयक जो होता है वो कहाँ पर पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाएगा, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा में पेश करने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में इसको रोकने की शक्ति नहीं है, सिर्फ 14 दिन तक इसको रोक करके रख सकता है। 14 दिन के बाद ये स्वतः पारित हो जाता है आपका, ये आप ध्यान रखना है आपका, है ना। चलिए, और अगर पूछे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है ना। ये दोस्तों लोकसभा में ही सबसे पहले जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर है 127, कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार के सवाल ना दोस्तों 100% इस बार भी पूछेगा और पिछला बार भी पूछा था, इसलिए मैं इस प्रकार के सवाल हमेशा करवाता हूँ। जितना मैं पीछे करवा दिया हूँ उतना आप कर लीजिएगा, और भी आप अपना टेस्ट वगैरह देते रहिएगा, है ना। जो पीडीएफ आपको दे दिए हैं एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा और पीडीएफ आप रिवीजन करते रहिएगा, आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। बस आपको तैयारी थोड़ा सा जोर से करना है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। प्रश्न है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, बस जल्दी से बताइएगा। 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, बिल्कुल सही है। 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, ये वाला गलत है। 15% ये भी गलत है। ये नंबर आपका दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को दोस्तों कम से कम 6%, है ना, कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होने चाहिए आपका, ठीक है। 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद कितने में है? चुनाव आयोग जो है दोस्तों अनुच्छेद 324 में है, इसका वर्णन किया गया है ना। चलिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है या फिर उसको रद्द कौन कर सकता है? तो ये भी जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास ही ये भी शक्ति है आपका, कि वही आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकता है और वही आपको फिर आपको भंग कर सकता है आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं आपका। प्रश्न नंबर है 128, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ना, वहाँ जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का होता है ना, 9 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है ना, यानी कि हेग में है, नीदरलैंड में इसका पड़ता है मुख्यालय, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों? तो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या उसमें 15 होती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये सब सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसका सवाल पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन जो करेगा वो महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 129 नंबर, कह रहा है कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, ये आपको बताना है। प्रजातीय भेदभाव जो है यानी कि सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, ठीक है। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन ही प्रजातीय भेदभाव कहलाता है। ये नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है ना। और अस्पृश्यता, जब भेदभाव आया है तो अस्पृश्यता भी याद रखिएगा, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 के द्वारा, है ना। अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या किया गया था, जल्दी से बताइए? उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के द्वारा, है ना। अनुच्छेद 16 के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 16 में क्या है? तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, है ना, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? तो समता का अधिकार, है ना, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 130 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? बताइए, मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा है? जी हाँ, तो अरस्तु है, प्लेटो है, हॉब्स है, क्या होगा?
तो मानव दोस्तों प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु का ही कथन है। ये अरस्तु याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो थे दोस्तों ये आपको यूनान के महान दार्शनिक थे। पूछा जाता है ये कहाँ के थे, तो यूनान के थे, महान दार्शनिक थे और जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी इनको मानते हैं ना, राजनीति का जनक इनको माना जाता है। ये भी आपको यहाँ से नोट करना है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। और ये नंबर आपको दिया गया है ताकि आपको अगर एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 क्लास तक अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू के रूप में, तो आपको मिल जाएगा। अभी 8-10 दिन है, आप रिवीजन कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर वाइज अलग अलग दोस्तों एमसीक्यू बनाया गया है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी यहाँ से सहूलियत हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। 131 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉक के द्वारा, है ना, जॉन लॉक के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक। ठीक है, याद रखिएगा। और जॉन लॉक जो है इनको उदारवादी जो विचारधारा है उनके भी प्रतीक इनको माना जाता है, जॉन लॉक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 132 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है, बताइए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है। आदर्शवादियों के द्वारा, पूंजीवादियों के द्वारा या समाजवादियों के द्वारा। 132 का आंसर हो जाएगा पूंजीवादियों के द्वारा, है ना। न्याय के आर्थिक आयाम पर पूंजीवादियों द्वारा जोर दिया गया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसमें कुछ ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 133 नंबर। अब आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ये बहुत गलत बात है ना। आप लोग को क्लास में ज्वाइन करना है, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है और जो भी सवाल हो आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना, तैयारी से संबंधित। और देखिए कल 1-2 दिन में आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी आप लोग अपना अच्छा से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। देखिए रीट जारी करने की जो शक्ति है ये आपका सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। अगर आप हाई कोर्ट के तहत रीट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आपको दायर करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत दायर करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत दायर करना होगा। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार का ये रीट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा प्रश्न जो पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, है ना। आपको जो ये कथन है, देखिए जब भी आपको जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है ना तो 24 घंटा के अंदर, है ना, न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा 24 घंटा के अंदर जब भी आप मान लीजिए अभी गिरफ्तार की है तो 24 घंटा, आज से 24 घंटा पुरते आपको न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। चलिए, तो मौलिक अधिकार जो हमारा 12 से 35 तक है और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी में दोस्तों 5 प्रकार का रीट भी दायर किया मतलब दिया गया है ना। आप 226 के तहत उच्च न्यायालय, है ना, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के साथ ही, है ना, और रीट दायर आप कर सकते हैं 5 प्रकार का। ठीक है, चलिए, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है आपका 134 नंबर कि राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता पाई जाती है, तो राजनीतिक समता जो पाई जाती है दोस्तों ये किस में पाई जाती है, विशेषाधिकारों के अभाव में या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में या धन के समान वितरण में। 134 का हो जाएगा आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ठीक है, राजनीतिक समता पाई जाती है किसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मानव को दोस्तों राजनीतिक समता प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य क्या होता है, एक समान होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो, है ना। सबका वैल्यू क्या है, एक ही है, सेम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है।
चलिए एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, जो वोट देने का जो उम्र है ना, अभी वर्तमान में 21 साल है ना वोट देने की उम्र, और पहले कितना था दोस्तों, तो 18 साल था। ये 18 से 21 कब किया गया ये पूछा जाता है। तो 18 से 21 जो किया गया दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 ईस्वी में किया गया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत वोट देने का जो उम्र सीमा है उसको 18 से बढ़ाकर 21 से घटा करके 18 किया गया था, है ना। सॉरी मैंने उल्टा थोड़ा सा बोल दिया, है ना। 21 से दोस्तों अगर 18 किया गया है आपका, 18 से 21 नहीं, 21 से 18 किया गया, मैं उल्टा बोल दिए थे, ठीक है, याद रखना है ना। तो ये आपको याद रखना है, पहले 21 था, अब उसको 18 कर दिया गया है। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, है ना। कभी कभी देखते हैं ना कोई चीज़ उलट जाता है ना, लगता है कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है, गलत बोलते रहते हैं ना। कभी कभी दिमाग में ऐसा होता है, आपसे भी होता होगा कभी कभी। प्रश्न है कि साम्यवाद महत्व होता है, बताइए साम्यवाद जो महत्व देता है ये किसका, राजनीतिक सत्ता को, आर्थिक समता को, या सामाजिक समता को, है ना। देखिए ऐसा गड़बड़ कब होता है, जब आप कुछ बोल रहे हैं और आपके मन में कुछ और चल रहा हो, है ना। तो जैसे हम बोलते रहते हैं ना, कुछ मन में चलते रहता है ये कि हमको और क्या इससे संबंधित आपको बताना है, और इसी में कुछ अलग निकल जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि सर को नहीं आता, नहीं, वो अलग कुछ और मन में सोचते रहते हैं कि इसमें और हम क्या बता सकते हैं ना, इस क्वेश्चन में और क्या चीज़ हम जोड़ दें ताकि उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो उसी चक्कर में कुछ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि साम्यवाद महत्व देता है, साम्यवाद जो महत्व देता है दोस्तों ये सामाजिक समता को महत्व देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी। साम्यवाद किसको महत्व देता है, सामाजिक समता हो जाएगा इसका आंसर, 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 136 प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। देखिए राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार जो है ये किसको होता है दोस्तों, तो ये होता है आपको संसद के पास, है ना। ये किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है जिसे संविधान के सूची में हटा दिया गया है। तो ये तो सबको पता है, पहले ये आपका अनुच्छेद 370 था, अब 370 इसको दोस्तों हटा दिया गया आपका, है ना। 370 अब यहाँ से हटा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है 2019 ईस्वी में, है ना। 2019 में इसको हटा दिया गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा 370, है ना। पहले बहुत पूछा जाता था कि अनुच्छेद 300 जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कितना है, 370 है। अब जैसे नहीं बहुत कम पूछता है लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है ये किसमें निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता संविधान में है, न्यायपालिका में है, मंत्रिमंडल में है, तो हमारे संविधान में है दोस्तों, ठीक है। हमारे संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है, ठीक है ना। भारत में संविधान की ही तो सर्वोच्चता है, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर कौन सा है आपको ये बताना है। तो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। ऑप्शन एक कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन निर्माण होता है। बी है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। सी है कि राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ को व्याख्या करता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत से यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर डी होगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एक से अधिक यहाँ पर सही है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही होगा, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित होगा। राजनीतिक सिद्धांत आपको तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, यानी कि ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है ना। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है, बताइए। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विषय है लोकतंत्र, समानता या स्वतंत्रता।
140 भी देखिए आपका जो आंसर होगा राजनीतिक सिद्धांत से लोकतंत्र भी हो जाएगा, समानता भी और स्वतंत्रता भी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से, है ना। राजनीतिक सिद्धांत से लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता ये आपको सभी हो जाएगा, उसी से संबंधित आपका राजनीतिक सिद्धांत से ही, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और यही डी नंबर ऑप्शन जो इस प्रकार से दे देता है ना, आदमी गड़बड़ा जाता है, ठीक है। किसी को लगेगा एक होगा, किसी को लगेगा दोनों होगा, किसी को लगेगा सभी होगा, किसी को लगेगा किसी ने कोई नहीं होगा, है ना। इस प्रकार के ऑप्शन दे करके दोस्तों उलझा दिया जाता है। और उम्मीद है कि इस प्रकार का ऑप्शन आपको इस बार भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। देखिए बड़ा बड़ा कथन आपको हमेशा पॉलिटी में पूछा जाता है। पॉलिटी में हमेशा जो क्वेश्चन पूछेगा ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछता है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है ना। कंसेप्ट वाला ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, 5-10 गो रहेगा आपका, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल रहेगा थोड़ा सा। कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ठीक है। आगे है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ये भी ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। देखिए यहाँ भी आपका ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो दोस्तों, है ना। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है। अब देखिए किसने कहा है भाई, तो इसका तो आंसर आपका डी तो होगा नहीं, है ना। कह रहा है किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है ना। किसने कहा है दोस्तों कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। ये जो कथन है दोस्तों, ये गेटेल का है ना। ये किसका कथन है, ये गेटेल महोदय का है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। गेटेल ने ये बात कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 143 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है कि अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक बात है, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। हमारा अधिकार है कि हम कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। बी है कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप। बी है कि एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप, गलत बात है ना। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ए नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत एक कैसा राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसको जोड़ा गया था आपको 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। भारतीय संघवाद को, है ना, सहकारी संघवाद किसने कहा है, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए भारतीय संघवाद को सहकारी जो संघवाद कहा है वो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केसी वियर के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। देखिए यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि जी जो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन का भी दोस्तों एक कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा गया है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा गया, किसके अनुसार, तो जी ऑस्टिन के अनुसार, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था दोस्तों। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो अध्यक्षात्मक बताइएगा सबसे पहले किस देश में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले शासनाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है एवं शासनाध्यक्ष का निर्वाचन संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा किया जाता है और इसे सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सबसे पहले अमेरिका में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर, कह रहा है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो सरकार का वर्गीकरण कैसे करते हैं, संसदीय और अध्यक्षीय रूप में करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, बताइए जल्दी से। 146 कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, या बी है कि राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर, या लिखित और अलिखित के आधार पर। ये वाला गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर दोस्तों ये संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट सवाल है आपका 147, यहाँ पर आपको मिलाना है ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय नारा। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है भाई, है ना, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, इस क्या हो जाएगा, वंदे मातरम, है ना। किसको नहीं पता है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जन गण मन है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भाई, तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा आपका अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ जो हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय नारा क्या है हमारा, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जाता है ना, ये मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अभी यहाँ पर नीचे मिलाने वाला दिया गया है ना, ये वाला इसमें मिलाना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय जो गान है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों याद रखना है इसको सबसे पहले कब गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये सभी सारे सवाल मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 148 नंबर, ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। एक साइड दिया गया है सिद्धांत, एक साइड दिया गया है प्रेरणा देश। देखिए जैसे मूल अधिकार हमारा दिया गया है, तो मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, सबको पता होना चाहिए, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। उसके बाद संसदीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है आपका। ठीक है, नीति निदेशक तत्व तो हमारा आयरलैंड से लिया गया है और संविधान संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना, ये आपको बार बार पूछा जाएगा। अगर कहे दोस्तों समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, है ना। मौलिक कर्तव्य रूस से, आपातकाल जर्मनी से, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 149 नंबर। 149 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही चीज है ना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है। तो ये भी आपका कथन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है। तो जन्म कुंडली कहने वाले जो हैं वो है आपको के.एम. मुंशी, है ना। कौन है, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 150 नंबर, कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों जो परम शक्ति कह रहा है संविधान, राष्ट्रपति या जनता। देखिए सबसे बड़ी जो है वो जनता है आपका। ठीक है, तो प्रस्तावना के अनुसार पूछ रहा था आपका, है ना। तो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होगा वो जनता के हाथों में होती है। ठीक है, जनता के हाथ में होती है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा, है ना। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं था, छोटा क्लास था, लेकिन हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है और उसी प्रकार का सवाल करवा रहे हैं जिस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था पिछला बार। ठीक है, ताकि इस बार आपको सहूलियत हो सके। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। और इसमें जो लोग अगर PDF नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। अब तो खैर ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप में क्षमता है कि आप 1 सप्ताह 10 दिन में अगर इसका रिवीजन कर सकें तो आप ले लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अब लीजिएगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको लगातार रिवीजन करना होगा। लेकिन हाँ फ़ायदा भी करेगा, क्योंकि ज़्यादा सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका NCERT से लिया गया है और आप ही लोग के लिए बनाया गया था आपका। ठीक है, तो 6 to 10 तक सामाजिक विज्ञान MCQ नोट्स मिल जाएगा, ये चैप्टर वाइज। ये नंबर आपको है 78 57 82 43 10, जहाँ आपको सारा ये मटेरियल मिल जाएगा आपका। ठीक है, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। और 7 बजे वाली जो क्लास होती है वो वाली भी क्लास भी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, तो गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से तैयारी आप लोग करते रहिए। थैंक यू।